नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना मामले पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा है। केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि हर महीने औसतन 1 करोड़ 3 लाख रेमडेसिविर उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन सरकार ने मांग और सप्लाई की जानकारी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने आवंटन का तरीका भी नहीं बताया है। केंद्र को डॉक्टरों से ये कहना चाहिए कि रेमडेसिविर या वेफीफ्लू के बजाय अन्य उपयुक्त दवाएं भी मरीजों को बताएं। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि आरटी-पीसीआर से कोविड के नए रूप की पड़ताल नहीं हो पा रही है। इसमें भी अनुसंधान की जरूरत है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आप 18 से 45 साल के दरमियान उम्र वालों को वैक्सीन लगाने की योजना बताएं। क्या केंद्र के पास कोई कोष भी है जिससे वैक्सीन के दाम समान रखे जा सके? केंद्र सरकार को ये भी बताना होगा कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को कितना फंड दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम नागरिकों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रोते हुए भी देख रहे हैं। दिल्ली में हकीकत में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र में भी ऐसा है। आपको भविष्य में हमें यह बताना होगा कि आज और सुनवाई के अगले दिन में क्या बेहतर हुआ। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार योगेश कौशिक जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, दिल्ली हाईकोर्ट भी लगातार दिल्ली की स्थिति को लेकर अभी संज्ञान लेती हुई नजर आ रही है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई। कोरोना की स्थिति को लेकर हलफनामा केंद्र की तरफ से दायर किया गया और कई सवाल सुप्रीम कोर्ट ने दागे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है, उसकी जानकारी दीजिए। आखिर क्यों इंजेक्शन और दवाओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है? और ये सवाल अभी भी बरकरार है। जब रेमडेसिविर और ऑक्सीजन का हम इतना उत्पादन जब करते हैं तो अब इनकी कमी आखिर कैसे हो गई? क्या वजह मानी जाए? क्या निर्यात ही इसकी एक वजह है या आवंटन हम सही से नहीं कर पा रहे? योगेश जी। नहीं, एक्चुअली निर्यात अकेले एक वजह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इसे बहुत लाइटली ले लिया और इसमें मतलब सबसे पहले तो मैं आज जो एक 2-4 बड़ी घटनाएं हुई हैं, सरदाना जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और जितने भी शोक परिवार हैं शोक में लीन, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। पर ये मैं हैरान हूं कि अपने पास 1 साल हमारे पास था, उस 1 साल में आपने कुछ भी इम्प्रूव करने के लिए नहीं किए। अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहले हालात थे उनसे और खराब कर दिए हैं। पहले जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया उस टाइम पे वो, बल्कि मेरा मानना है कि वो भी शायद लेट था, वो भी और प्रीपोन होना चाहिए था तो नतीजे शायद और बेहतर होते, नंबर 1। बट लॉकडाउन इसलिए लगाया जाता है कि आपके पास इमीडिएटली फाइटिंग के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है तो आप वो तैयारियां कर सकें। आपने उस दौरान लॉकडाउन लगा के तैयारियां की और चलो मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि मुझे सरकार पे तो कोई विश्वास रहा नहीं है कि सरकार ने कोई बहुत अच्छा काम किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी जो है बातचीत की थी कि लोग परेशान हो रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, लोग रास्ते पे मर रहे हैं, लोग ट्रेन से कट के मर रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। पर फिर भी हमारे हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है कि अगर कोई परेशान नजर आता है तो उसकी मदद के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बिल्कुल। पर वहां पे सरकार की उस वक्त भी जो अपना एक्शन अगर मैं देखूं तो वो मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। ना ही वो, रादर मैं ये कहूंगा कि वो बड़ी नेगेटिव अप्रोच थी उन लोगों की। मतलब सरेआम आप ये कह देते हो कि जी कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं मर रहा है, और हल्फनामा दे देते हैं और कोर्ट मान लेती है इन्होंने हल्फनामा दे दिया तो जी मान लिया। इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो कोर्ट भी मेरे हिसाब से मदद कर रही थी और आज भी कोर्ट मेरे हिसाब से मदद कर रही है। अब आप देखिए जब ये नई वेव आई है, इस वेव के दौरान कई हाई कोर्ट्स में केस उठाए कि जी ऐसी ऐसी परेशानियां हैं और इलेक्शन में भी परेशानी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्मार्टली सबको कहा कि भी ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आप सारे के सारे मुझे केस दे दो और हम देखेंगे, जिसे सुमोटो बोलते हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से देखें तो जिस स्टेट में जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हैं वही तो वहां की बेहतर पोजीशन और ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। अब
सुप्रीम कोर्ट ने वो लेके फिर वो जो है और उसकी डेट भी कब की रखी मालूम आपको? ट्यूसडे की। और 5-6-7 दिन उनको दे दिए सरकार को कि अब आप क्या मैनेज कर सकते हो उसका जवाब देना। अब ये कहानियां इतनी खराब हो गई हैं, मतलब अगर आप ऑक्सीजन के बिना अपने नागरिकों को मरने के लिए छोड़ देते हैं तो ये लानत है किसी भी सरकार के ऊपर। नंबर 2, हम लोग 2004 से पहले और कंट्रीज की मदद ले लिया करते थे, लेकिन 2004 से लेके और आज तक हमारी पॉलिसी रही कि हमें जरूरत नहीं है, कई आपदाएं आई हमारे ऊपर, हमने सारी की सारी मैनेज की। लेकिन फिर से आज हम जो मोदी जी कहते थे कि आप आत्मनिर्भर बनिए, वो खुद झोला पसार के लोगों के बीच में बैठ गए कि लाओ जी। पाकिस्तान जैसा देश हमें कहता है जी मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। भूटान जैसा देश हमें कहता है कि जी हम मदद करने के लिए तैयार है। मैं क्या मान के चलूं? को देश कहां पहुंच गया, कहां पहुंचा दिया आपने। आप ऑक्सीजन नहीं दे सकते, आप उसके बाद दवाई नहीं दे सकते, आप उसके बाद बेड नहीं दे सकते, आप उसके बाद मरने के बाद एम्बुलेंस नहीं दे सकते, और मरने के बाद एम्बुलेंस के बाद जलने के लिए एक प्रॉपर जो हमारी, एटलीस्ट अगर मैं मरता हूं कल को भगवान करे जब भी, तो मुझे एक सही मौत तो नसीब हो, जो मेरे तरीके से एक मेरा दफनाया जाना, मुझे जलाया जाना, या मेरे साथ जो भी होना है वो तो कम से कम इज्जत के साथ हो जाए। सरकार वो तक मैनेज नहीं कर पा रही है। अब इसको क्या कहूं मैं, मतलब इसको, मतलब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर इनडायरेक्टली करते हैं ये, सारा का सारा हाथ में रखेगी सरकार। देखिए ऑक्सीजन कौन देगा? सरकार डिस्ट्रीब्यूट करेगी। पैसा किसके पास है? सरकार के पास है। अच्छा, उसके बाद आप बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, आपने कह दिया 1 तारीख से 18 एंड अबाउट भी आप वैक्सीन देने लग जाएंगे। वैक्सीन हाँ है कहां ये बताइए? सारी की सारी स्टेट्स जो है मना कर गई हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। सरकार कंफ्यूज है सारे के सारे मामले में, शुरू से लेके आज दिन तक। ये तो अपने आप प्रभु की कृपा हुई कि हम बीच के दौरान जो है हम सेफली निकल गए, या जो भी वजह रही मुझे भी नहीं मालूम, ये डॉक्टर बता सकते हैं कि हम कैसे सेफली वहां निकल गए और कैसे अब इतने बुरे तरीके से फंस गए हैं कि पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है। हिंदुस्तान से बाहर के अखबार हमारे बारे में लिखते हैं कि हमें मैनेज नहीं करना आया, और मोदी जी अब 2 शब्द नहीं बोलते हैं, और चुनाव के लिए जो है उनके पास पूरा भरपूर टाइम था, पूरा जोर लगाया उन्होंने। पिछले 1 साल के अंदर आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, हर हफ्ते में 1 रैली की है मोदी जी ने। तो वो रैलीज की बजाय अगर इस पे दिमाग लगाया होता तो मैं मानता हूं कि नतीजे कुछ और अच्छे होते, पर इनका जो विजन है, जैसा विजन है वैसा इन्होंने रिजल्ट दे दिए हैं। इन्होंने साबित कर दिया है भी तो इस कि बीच में सरकार कोई चलानी नहीं जिम्मेदारी आती। बनती थी योगी जी, राज्य सरकारें भी तो हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। बिल्कुल बनती थी। मैं आपसे एग्री करता हूं। मैंने कहा कि केजरीवाल जी जो सक्सेसफुल हैं, ही इज ए फेल्ड सीएम नाउ। मुख्यमंत्री हरियाणा कहां, मैं मानता हूं ही इज ए फेल्ड सीएम नाउ, स्पेशली कोरोना के लिए। आपके पंजाब में भी ही इज ए फेल्ड सीएम नाउ। ठीक है, आप जिन जिन का भी नाम लेते हैं, मैं किसी की वकालत नहीं कर सकता। मैं करूंगा कैसे करूंगा, और क्यों करूंगा मैं किसी की वकालत, जब उन्होंने नतीजे इतने खराब दिए हैं। आप महाराष्ट्र का ले लीजिए, पर कुछ बनाए गए हैं, बिगाड़े गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश का मामला है, बिहार का मामला है, ये बिगाड़ा गया है। यूपी का मामला है, ये बिगाड़े गए हैं सारे के सारे। आप कंट्रोल कर सकते थे सारे के सारे। बिहार में चुनाव में पूरी रैलियां बड़े भर भर के हुई, उस टाइम नतीजे नहीं आए। अभी तो मैं बता रहा हूं आपको। जी, आप ऐसा मान रहे हैं कि तमाम राज्यों की सरकारें और केंद्र सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए सही आंकड़े सामने नहीं आने दे रहे, जो एक्चुअल में हो रहा है वो अभी खुलकर सामने आ नहीं पा रहा है, आ नहीं रहा है, जानबूझ के दबाए जा रहे हैं। अभी मैं आपको इसके चलो मैं अपने यहीं का ही बता देता हूं जी। गुड़गांव के अंदर 7 मौतें जिस दिन दिखाई हैं अखबार ने, उस दिन 90 लाशें जली हैं। मेरे सामने की बात है, मैं वहां से गुजर रहा था। शमशान घाट का, मदनपुरी का जो शमशान घाट है, वहां पे 40 लाशें अंदर जल रही थी और 50 बाहर रोड पे खड़ी थी। 90 लाशें जली हैं। अब आप बता दीजिए उनमें से कितनी कोरोना की रही होंगी और कितनी बिना कोरोना की रही होंगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं फेलियर को और बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। इनका मंत्री लेवल के लोग अब मरने लग गए हैं। धर्मपाल
जो है राव धर्मपाल जी हैं, वो गुजर गए हैं कोरोना से। पता लगने के बाद जब आपको पता लग जाता है फिर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और सरदाना जी का तो पता मैं मान नहीं सकता, मतलब मुझे यकीन भी नहीं हुआ एक बार तो कि 40 साल की उम्र के आदमी को भी आप नहीं बचा सकते, तो आप क्या करेंगे? आप 80 की ये सफाई बड़ा दे देते हैं, ये अजीब 80 सा है। है सर। देखिए योगेश जी, हम देख रहे हैं कि मनमोहन सिंह जो कि इतने बुजुर्ग हैं वो कोरोना को मात देकर लौट रहे हैं, लेकिन 30 से 40 साल के जो युवा अवस्था में हैं उनकी डेथ हो रही है कोरोना से। क्या माना जाए कि जो वीआईपी है उनको ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है और जो आम आदमी है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? एग्जैक्टली ये तो हो ही रहा है। आप मनमोहन सिंह जी को तो मिलना ही था सारा ट्रीटमेंट अच्छा। क्या हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, ये भी तो कोरोना से बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल। ये भी तो एक बार गए थे। जी। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। अब योगी जी भी आ गए कोरोना से बाहर, और प्रभु करे आए सारे के सारे बाहर। मैं नहीं चाहता कि हमारे इतने बड़े बड़े नेता, क्योंकि कोई भी नेता या कोई भी हमारा सोल्जर, कोई भी डॉक्टर ऐसे ही पैदा नहीं होते 2 दिन में। इनमें बरसों लगती हैं, कई दशक लग जाते हैं। हमने मैं किसी के साथ हूं या किसी के साथ नहीं हूं वो अलग बात है, बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूं इनको पैदा करने के लिए दशकों लगते हैं, दशकों। और ये लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं, क्या कर दिया इन लोगों ने। अब आप बताइए बंगाल के अंदर क्या हुआ है। बंगाल में एक एमएलए का जो चुनाव लड़ रहे थे वो उसी दौरान मर गए हैं, कोरोना से मर गए हैं। और अभी मैं बता रहा हूं, मैं गारंटी कर सकता हूं अब कि बंगाल के अंदर अब देखना आप इस चुनाव के बाद जो सुनामी आएगी वो प्रभु ही उस पे हमारे पे रहम करें, वरना सरकार तो ना, चाहे ममता वहां पे जीत जाए चाहे बीजेपी जीत जाए, वहां पे इनके काबू की चीजें नहीं है। ये तो बस हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर अपनी पीठ थपथपाएंगे। मोदी जी ने थपथपाई अपनी पीठ तो 1 महीने पहले कि कितना बढ़िया हमने देखो शानदार तरीके से जीत लिया है, जैसे वर्ल्ड कप उठा लिया हो इन्होंने। बंगाल से कौन से आंकड़े सही आ पा रहे हैं योगेश जी? बंगाल से तो जो आंकड़े ये दिखा रहे हैं सरकारी आंकड़े, वो कहीं से विश्वास करने लायक ही नहीं होते। लेकिन सवाल कौन उठाए, बड़ी बात तो यही है। ऐसा हो सकता है वहां पर लाखों की संख्या में लोगों की गैदरिंग रोजाना रही हो और इतनी कम संख्या में वहां से आंकड़े आ रहे हो। ये झूठ है, ये झूठ। मैं देखिए, अब ये जो सरकार है ना, ये मैनेजमेंट की सरकार है। ये क्या क्या मैनेज करती है। जब फाइनेंस पे आप कमजोर पड़ने लगे, आपने फाइनेंस के आंकड़े छुपा लिए। जब पिछली बार पैदल वो आ रहे थे प्रवासी, कैसे कहूं मैं उनको, वो मेरे देश के ही हैं। अगर हरियाणा में है तो भी वो मेरे हैं, और बिहार जा रहे हैं तो भी वो मेरे हैं, पर इन्होंने प्रवासी नाम दिया। चलो ठीक है, वो एक हिंदी में शब्द देना पड़ेगा आपको। प्रवासी मजदूर बेचारे गए, उनके क्या आंकड़े हैं? आई बेशर्म लोग पार्लियामेंट के अंदर कह रहे थे कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, मौत से कितने लोग मरे इस रास्ते में। इसके अलावा आंकड़ों को तो छुपाते हैं, जानबूझ के छुपाते हैं, और क्या मिलेगा इनको ये नहीं पता। अगर बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद कर लेता है तो ऐसा नहीं है कि बिल्ली उसे खाएगी नहीं, उसे तो मारेगी मारेगी। ऐसे ही इन्होंने इन चीजों में भी किया है कि मैनेज ज्यादा करो अपने। आप देखिए, मैनेज करने की बात बताता हूं मैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके अखबार ने छाप दिया कि मोदी जी फेल हो गए। क्लियर कट मोदी जी का है, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं का, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये सरकार बीजेपी की नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है। उन्होंने टाइम्स जो एक अखबार छपा था उसी को लगभग कॉपी पेस्ट करके अपने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में छाप दिया। तो क्या हमारे हाई कमीशन का ये काम है कि जाके उनकी छवि बचाएं? बिल्कुल। वो जाके उनकी छवि बचाने पे लग गए। ऐसे ही देखो, आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत कई चैनल्स पे बोलता हूं, बड़े कम चैनल ऐसे हैं जो मुझे पूरा बोलने देते हैं। 90% चैनल ऐसे हो गए हैं कि मोदी जी की बुराई मत करो, बाकी चाहे जो मर्जी नहीं सर, जो फेलियर सरकार है की वो तो बुराई। है, और यहाँ पर सरकार की नाकामी साफ तौर पर दिखाई दी। समय रहते हम स्थितियों को सुधार ही नहीं पाए। योगेश जी, समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदयावै धाए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला प्रकाश पुरब ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ 12:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं अगली खबर का। कोरोना महामारी के चलते भारत को अपनी 16 साल पुरानी नीति को बदलना पड़ा है। कोरोना संकट के कारण ऑक्सीजन और मेडिकल सिस्टम बिगड़ने के बाद भारत विदेशों से उपहार, दान और मदद स्वीकार कर रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत के रुख में आए इस बदलाव का बचाव किया। उन्होंने गुरुवार को साफ किया है कि इस मुश्किल घड़ी में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी बन पड़ेगा भारत वो सब कुछ करेगा। दरअसल ये पहली मर्तबा है जब मोदी सरकार के किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने विदेशी सरकारों से सहायता लेने और स्वास्थ्य संकट की स्थिति में चीन से आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति खरीदने की भारत के रणनीतिक कदम का बचाव किया है। पत्रकारों से बातचीत में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि हम इसे एक ऐसी स्थिति के संदर्भ में देख रहे हैं जो बहुत ही असामान्य है, ये बहुत ही अभूतपूर्व है, ये बहुत ही असाधारण है और हम इस समय अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब कुछ हो सकेगा करेंगे। बता दें कि अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे प्रमुख शक्तिशाली देशों समेत दुनिया भर के लगभग 40 देशों ने भारत को कोरोना संकट से निपटने में मदद करने के लिए चिकित्सा आपूर्ति और मदद मुहैया कराने का ऐलान किया है। कई देशों से ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई की मदद भी पहुंच चुकी है। Meeting the COVID challenge, whether it's in our own country or whether it's all over the world. And what is one lesson that we've got from this is that COVID is not something that you can deal with your country and say, I'm okay. COVID is global in nature. Unless you eradicate COVID all over the world, you're not going to be safe from that. You cannot have islands of, areas which are completely COVID-free and places which have large incidence of COVID. Cooperation is needed to get rid of COVID on a global basis. So partnership and cooperation is absolutely critical, and that is something we'll do. और इस मसले पर भी चर्चा करने के लिए विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी, स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। सर, कोरोना महामारी के चलते भारत को अपनी 16 साल पुरानी नीति को बदलना पड़ा है और अब हम लगातार विदेशों से मदद को स्वीकार कर रहे हैं। सवाल यही है कि ये नीति बदलना पड़ा है, इस पर चर्चा की जाए या चर्चा ये की जाए कि अभी हमारे देश के लोगों की जान बच जाए, उसके लिए हमें जिससे जो मदद लेनी पड़ी है, इस समय पड़ रही है, वो स्वीकार्य होनी चाहिए। विपिन जी। निश्चित बात है। देखिए, ये कोई साधारण समय नहीं है, ये राष्ट्रीय आपदा है इस समय, और ये सर पे जो हमारे पास दूसरे जो कोरोना का चरण का ये जो प्रकोप आया है, इसने बिल्कुल अचंभे में कर दिया है पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देशवासियों को। और यहाँ पर ये समय किसी भी तरह की राजनीति का नहीं है कि हम यहाँ पर ये समझे
ये समझें कि हम कहां से मदद ले रहे हैं। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, और ये मैं बिल्कुल बड़े विश्वास से बोल रहा हूं कि हम ये बोलें कि हम बाकी मुल्कों की मदद ले रहे हैं। 40 मुल्क इस समय हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं और वो मदद करने के लिए तैयार हैं, मदद दे रहे हैं। तो ये हमें इस बात का भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि इतने वर्षों से हिंदुस्तान भी कंधे से कंधे मिला के हिंदुस्तान ने बाकी मुल्कों की मदद करी है जब उनको जरूरत पड़ी है या उनके सर पे मुसीबत आन पड़ी है। तो आप इसमें देखिए, फिरिस्त बहुत लंबी है। अगर आप इंडोनेशिया की बात करें, श्रीलंका की बात करें, जापान की बात करें, और कश्मीर में जब भूचाल आया था 2005 में, उस समय जो पीओके है वहां पर किस तरह से हिंदुस्तान ने मदद करी। वो अलग बात है कि 2004 में जब सुनामी आई थी तो वहां पर हिंदुस्तान, जब उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने बिल्कुल एक बात साफ कर दी थी अमेरिका को और जापान को कि हम किसी भी तरह की हमें मदद की आवश्यकता नहीं। अगर आपने मदद देनी है तो फाउंडेशंस को दे सकते हैं। लेकिन यहां पर यह समझना पड़ेगा कि आपको अपनी कूटनीति में जो आपने बात करी कि आपकी फॉरेन पॉलिसी या हम लोगों की क्या नीति रही है 16 साल पुरानी, तो ये समझना पड़ेगा कि ये वक्त अनुसार की यथास्थिति कभी नहीं रह सकती। आपको समय रहते फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी पड़ेगी। और इस समय तो ये देखिए कि ऐसी एक महामारी है कि किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि ये दूसरा चरण आएगा। डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट की बात चल रही है, बंगाल वेरिएंट की बात चल रही है, और इस समय पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई कोरोना से ग्रस्त है वो हिंदुस्तान है। तो यहां पर हिंदुस्तान ने, अगर आज हिंदुस्तान के साथ इतने मुल्क खड़े हैं तो वो इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि हिंदुस्तान ने भी समय रहते कई मुल्कों की मदद करी है। तो ये देखिए, ये इस समय ये सोचने का वक्त नहीं है, यहां जान बचानी है। अगर आप अमेरिका की बात करें, रशिया के जो 2 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आए हैं, उन्होंने 20 ऑक्सीजन प्लांट्स दिए हैं, वेंटिलेटर्स दिए हैं, 2 लाख मेडिसिन पैक्स दिए हैं। तो ये इसका तो देखिए स्वागत करना चाहिए। जान बची तो लाखों पाए, और जान है तो जहान है। तो यहां पर सबसे पहले जो एक मकसद एक होना चाहिए वो है जान बचाने का। और यहां पर ये नहीं देखना कि हम बात बार बार करते हैं जाति धर्म इन सबसे ऊपर उठ के, तो यहां पर तो मानवता होना चाहिए कि हम ये देखें कि किस देश से हम ले रहे हैं। हमने भी, और अभी देखिए एक बात बहुत जो जरूरी है मैं बोलना चाहूंगा कि पिछले 15-20 सालों में हिंदुस्तान जो उभरा है वो एक डोनर की तरह, ना कि एक डोनर की तरह उभरा है कि हमने बाकी मुल्कों की मदद करी है। तो इस बात का तो हमें गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमने, ये नहीं है कि हमने मदद ली है। तो यहां पर इस समय, क्योंकि समय की पुकार है कि हमारे को अपने देश को बाहरना है इस कोरोना काल के दौर से, जो संकट के काले बादल हमारे देश पे मंडरा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, देखिए हम लोग ये बात तो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पास स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। हमारा ध्यान क्यों नहीं जा रहा उस तरफ कि ये चीन का भी षड्यंत्र हो सकता है। क्योंकि पिछले साल हमने देखा, आवाजें उठने लग गई थी कि चीन के वुहान शहर से जो ये कोरोना वायरस निकला उसने पूरे विश्व को विवहार कर दिया। उस समय आवाजें उठ रही थी कि WHO को कुछ प्रतिबंध लगाने चाहिए चीन के खिलाफ। उसके बाद आवाजें एकाएक बंद हो गई, लोग बोले। आज हिंदुस्तान सबसे ज्यादा, और देखिए उस समय पिछले साल भी क्या हुआ था, जो बहुत बात की अहमियत है कि जो LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जो हिंदुस्तानी सेना और ITBP गश्त लगाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, कोरोना करके थोड़े समय के लिए उसको स्थगित करा गया। लेकिन हमारा ये पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क जो चीन है, वो तब भी पास नहीं आया, वहां पर भी उसने अतिक्रमण शुरू कर दिया। वो अलग बात है कि 2020-2021 की हिंदुस्तानी सेना मुंह तोड़ जवाब दे दिया और खदेड़ दिया पीछे चीनियों को। लेकिन यहां पर समझना पड़ेगा कि ये आप इस बात को नकार नहीं सकते कि यहां पर ये चीन का भी कुछ षड्यंत्र हो सकता है कि यहां पर ऐसा कैसे है कि हम ये बोले कि आज हिंदुस्तान ने तो WHO ने भी तारीफ करी थी पिछले साल कि हिंदुस्तान ने समय रहते लॉकडाउन की घोषणा करी। अगर आप हिंदुस्तान की आबादी को मद्देनजर रखें और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मद्देनजर रखें तो हिंदुस्तान ने तो देखिए कितना जान मान का नुकसान बचा लिया था। हम लोग बच पाए थे और पूरे देशवासियों ने तपस्या करी थी। जब लॉकडाउन हुआ था हम लोग घरों में कैद रहे थे और बच्चों ने खासकर। बिल्कुल सर, और एक बार फिर से मिलकर लड़ने की जरूरत है, तभी इस महामारी से हम बच पाएंगे और अपने देश को बचा पाएंगे। शुक्रिया विपिन जी, आप हमारे साथ जुड़े इतना अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर काबू पाने के उपायों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संपूर्ण मंत्रिमंडल को लेकर एक बैठक की। इसमें न सिर्फ कैबिनेट स्तर के बल्कि स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी शामिल रहे। वर्चुअल तरीके से बुलाई गई इस बैठक में कोरोना महामारी पर तेजी से काबू पाए जाने के लिए
जितने भी कदम हैं उन पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों में महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, वैक्सीन के टीकाकरण की स्थिति और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता जैसे अहम विषयों पर भी चर्चा हुई है। दरअसल पिछले एक सप्ताह से प्रधानमंत्री लगभग हर दिन सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के साथ बैठक कर महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा और उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने 10 राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के साथ की थी। बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना के मामलों, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और कोरोना वैक्सीन की भारी कमी हो गई है, जिसे लेकर पीएम ने आज ये बैठक बुलाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।